अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। नई हुकूमत ऑलमोस्ट बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म मुल्क के बन गए हैं। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब 9 मार्च को सदर भी बन जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क की मईशत पर बात करनी है, IMF के पास जाना है, मुल्क को चलाना है, रिज़र्व कम रह गए हैं। पड़ोसी ममालिक भी हमें कह रहा है कि पहले IMF के पास जाएँ, फिर हम आपको जो उनकी जानिब से इमदादी रोलिंग के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वो एड दी जाती है, वो मिलेंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जो मुल्क की मईशत के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज है, डॉलर की कीमतें हैं और बैंकों की सूरत हाल है और तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल है, वो क्या है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर नई हुकूमत बनने के बाद क्या असर आया है, क्या मार्केट अप हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन के 2 से 3 दिन के बाद मंदी हुई, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आ रही है और ये तेज़ी अच्छी है और कितनी दूर तक जाएगी ये तेज़ी और कितना मुस्तहकम रहेगी ये मार्केट, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। गुज़िश्ता दिनों नौमुंतखब वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया शहबाज शरीफ साहब ने और इस तरह आगे भी जो प्रेसिडेंट है कौन बनने जा रहा है वो तो वाज़े तौर पर, क्योंकि नंबर्स पूरे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब 9 मार्च को हल्फ बर्दारी में शिरकत करके हल्फ उठाएंगे और मुल्क के सदर बन जाएंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये है कि नई हुकूमत तो बन रही है, नौमुंतखब वज़ीर आज़म और अरकान अपनी कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल भी कर रहे हैं, सेशंस भी हो रहे हैं। मगर साथ ही साथ मुल्क की मजमूई सूरत हाल मईशत के हवाले से, स्टॉक के हवाले से, डॉलर की रेट के हवाले से और IMF के साथ बैठना है, इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या बनने जा रहा है और क्या चैलेंजेस हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे और माहिर मईशत हमारे साथ शहरियार भट्ट साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक पर क्या हो रहा है, स्टॉक में क्या होने जा रहा है, तेज़ी आएगी, मंदी होगी और क्या क्या सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर पैसे लगाए जाएंगे और अब मार्केट जाएगी। और नई गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है, क्योंकि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद तमाम तर सिचुएशन बनी और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है और दीगर छोटी जमातें हैं, उन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली, मगर इसका असर क्या हमारी मईशत पर असर अच्छा होगा या नहीं होगा, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि जब हम देख रहे होते हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, उस वक्त भी मार्केट गई, अब गई, बहुत अब गई, उसके बाद अब गवर्नमेंट बन गई है, तो अभी क्या सिचुएशन है? थैंक यू सो मच। देखिए, हमने देखा था कि जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने मईशत के अंदर काफ़ी बेहतरी लाने के लिए इकदाम लिए। ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो पाकिस्तानी मईशत में जो बिगाड़ देखने में आ रहा था गुज़िश्ता 70 सालों से हम देख रहे थे, हमारी मईशत डॉक्यूमेंटेड नहीं थी और इसके साथ साथ इस्लाहात की बेइंतहा ज़रूरत थी, जिसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर जो FBR थे, FBR के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात लेकर आए। फिर इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान पे जोर दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान सफ़ेद हाथी पाल रहा है, लाइक PIA, स्टील मिल और इस तरह के दीगर जो कौमी इदारे हैं वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर काफ़ी बड़े बर्डन बने हुए हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन करना बेहद ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट PIA की प्राइवेटाइजेशन भी डन है और इसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े। जैसे आपके इल्म है कि IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता, और चूंकि IMF के प्रोग्राम के तहत हमने आगे बढ़ना है तो जो उनके इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर आगे रखना है। फिर उन्होंने काफ़ी गैर मकबूल फैसले किए जिसमें सब्सिडीज़ का खात्मा था। तो ये सारी चीज़ें अगर मौजूदा हुकूमत, जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो IMF के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का पहले भी एक्सपीरियंस है IMF के साथ। इन्होंने, आपको याद होगा तो जून 2023 में IMF चीफ के साथ खुद इन्होंने मुलाकात की थी एंड प्रोग्राम को आगे लेकर आए। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो मार्केट यकीनी तौर पे इसको वेलकम करेगी। ठीक है शहरियार, आपने कहा प्राइवेटाइजेशन, IMF और स्टेट बैंक। अब मुझे ये बताइए, हम इन तमाम तर चीज़ों पे तो बात कर रहे हैं, मगर जब नई गवर्नमेंट बनती है तो स्टॉक अप होती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि जिनको मैंडेट मिला होता है आवाम का, तो क्या मार्केट में भी उसकी मुस्बत असरात दिख रहे होते हैं हमें? देखिए, दुनिया में कहीं भी जो है वो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जिस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता। हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर सियासी तौर पे कोई हुकूमत अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, उसको टाइम मिलता है अपनी इस्लाहात लेकर आने के लिए, जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर अमल करने के लिए, तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन के ऊपर जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने यही देखा कि 2 से 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के जो भी इकदाम होते थे उनको कैंसिल कर देते थे, सारे प्रोजेक्ट रुक जाते थे। तो इन्वेस्टर जो होते हैं लॉन्ग टर्म वो ये सोच रहे होते हैं कि ऐसे मुल्क में सरमायाकारी की जाए जहाँ पे पॉलिसीज़ खास तौर पे वाज़ेह हों।
पाकिस्तान में एफडीआई कंटिन्यू डिक्लाइन साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तकरीबन इस साल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन $60 मिलियन की सिर्फ एफडीआई आ चुकी है। रेमिटेंसेस भी हमारे कम हो रहे हैं, काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह के इकदाम लेती है, ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कंटिन्यू फॉरेनर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है पिछले हो रही है इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज द गुड साइन फॉर पाकिस्तान। या डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से फॉरेनर्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, वो क्यों हमारी इंडस्ट्री में और दूसरी जगह सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें? क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उनको एक नज़र आ रहा है, फ्यूचर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितने भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी डाउन साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उनमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बैंक्स कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 70% बैंक्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल एंड गैस के सारे स्टॉक्स अभी भी बिलो हैं, जितने अच्छे डिविडेंड देते हैं, पे आउट देते हैं, इसके बावजूद वो डाउन साइड पे। तो फॉरेनर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वजह है वो हमारी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में दूसरी शोबों में नहीं कर रहे? इसकी वजह यही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहता। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस वजह से क्या हमारे जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं या अपने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में, या सिर्फ फॉरेनर्स ही कर रहे हैं? नहीं, एक यकीनी तौर पे एक हिस्सा होता है फॉरेनर्स के पीलीपी के जो डेटा आते हैं, उसमें अगर आप चेक करें पिछले 6 माह से, तो फॉरेनर्स की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और पिछले 2 माह में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्होंने इंप्रूवमेंट हुई है। खासतौर पे जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में गए, हम SLA में गए, SLA में साइन करने के बाद अगर मैं आपको लेकर चलूँ 30 जून 2023, उसके बाद से जनवरी तक मार्केट में तकरीबन 40,000 से 67,000 इंडेक्स तक हमारे इंडेक्स ने जंप्स किया है। तकरीबन 26,000 पॉइंट का इजाफा मार्केट में हमने देखा था। तो उसके बाद देखने में यह आया था कि बहुत बड़ी तादाद में फॉरेनर्स ने इन्वेस्टमेंट की। वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो डाउन साइड के ऊपर है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चीप वैल्यू के ऊपर ट्रेड करें। पी रेशियो हमारा अभी भी अगर एशिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कम है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, पावर पॉलिटिक्स ना हो, स्ट्रीट पॉलिटिक्स ना हो, मार धाड़ की जो सियासत होती रही है, और मईशत को लेके अब बहुत सीरियस हो जाना चाहिए सारे पॉलिटिशियंस को। बिल्कुल ऐसा और ही है। बिल्कुल एक कौमी एजेंडा एक बनाना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, आप तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं, मगर अब मुझे बताएं कि माजी के स्टॉक जो मार्केट होती थी और अब जो नौमुंतखब अरकान असम्बली ने उठाया, फिर हल्फ और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बन गए हैं, तो उसका असर मार्केट में कितना पड़ा है? और आप समझते हैं कि आगे जाके अच्छी सिचुएशन रहेगी और मार्केट अप टू अप होगा? देखिए, जो स्टॉक मार्केट होती है वो क्लियरिटी चाहती है और खासतौर पे सियासी इस्तेहकाम चाहती है। हमने देखा था इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद काफ़ी कंफ्यूज रिजल्ट थे और हम देख रहे थे कि कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले पा रही थी। जो शुरू के 2 से 3 दिन थे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही, उसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिसमें मंदी भी हुई। एग्जैक्टली। उस हफ्ते हमने देखा था रिजल्ट आने के फौरी बाद 8 फरवरी के बाद से 9 फरवरी को और उसके बाद नेक्स्ट वीक तकरीबन मार्केट से 3,000 से ज़्यादा पॉइंट निकल गए थे। फिर जो क्लियरिटी आती गई, हमने देखा कि एक पार्टी फॉर्मेशन बनती गई कि PMLN मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, गवर्नर्स ये होंगे और प्रेसिडेंट की, जैसे आपने बताया कि आसिफ अली जरदारी बनने जा रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें क्लियर होती गई, तो फिर उसके बाद मार्केट में भी क्लियरिटी आती गई और इन्वेस्टर ने फिर दोबारा से मार्केट में एंट्रीज लेना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। मगर साथ ही साथ वो कौन से सेक्टर्स हैं आप समझते हैं कि अब हमारे मुल्क के लिए भी, उनकी मईशत के लिए भी ज़रूरी है, इस पर पैसे लगने चाहिए, इस पर इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने चाहिए या इंटरेस्ट लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बहुत जायजा लेंगे, लास्ट 1 ईयर का डेटा चेक करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है। खासतौर पे हमने देखा फर्टिलाइजर के स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, हाईएस्ट डिविडेंड दिए हैं। खासतौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, आए दिन डिस्कवरीज हो रही है मुल्क में, और फिर इसके साथ साथ SIFC के थ्रू हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑयल एंड गैस के सेक्टर में। ये हमारी टॉपिक्स हैं, इसके अंदर आप इंट्रीज ले सकते हैं। फिर इसके साथ साथ बैंक्स के हम देख रहे हैं प्रॉफिट गुज़िश्ता साल से मैं अगर कंपेयर करूँ तो तकरीबन 70% प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सेफ हेवन में पार्क कर रहे हैं। बैंक्स पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं रीजन में। अगर आप देखेंगे PFCs में और PIBs में इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरिंग कर रही है, उसका असर देखने में आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर काफ़ी डाउन साइड पे है, ऑल्दो के मुल्क में सेल्स काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं ट्रैक्टर की सेल्स में इंक्रीज देखने में आ रहा है। फिर ये प्राइजेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। फूड सेक्टर आने वाले दिनों में, हिस्टोरिकली रमज़ान एक ऐसा मंथ है जिसमें हमारी जो डिमांड्स काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसमें फूड सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जी बिल्कुल ऐसी आ रही थी कि हम दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अगर एशियाई ममालिक की बात करते हैं तो आईटी को बहुत फ़रोग़ दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स पर बड़े बड़े आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ताकि इस फील्ड में लोग जाएं। आपको क्या लगता है शहरियार कि हमारे मुल्क में आईटी के कोर्सेज़ की या इसकी पढ़ाई के लिए या इसको फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और इसका मार्केट पर असर क्या होगा फिर? देखिए, अब इस वक्त पाकिस्तान जो पिछले 70 साल से जो एक्सपोर्ट हम करते आ रहे हैं वो हम टेक्सटाइल हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहा है। गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज़ भी देती रही है और इनको काफ़ी ज़्यादा अमारात भी देते हैं, लेकिन अब चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हम बिजली और गैस की कीमतों में सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। आने वाले दिनों में आप देखेंगे फर्दर इंक्रीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, बढ़ेगी कीमतें डेफिनेटली। जैसे अगर हम लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं करते और दूसरी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पाते और जैसा से ऑयल ड्रिवन मार्केट है तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो बिजली कीमतों में फर्दर इजाफा यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। तो हमें आईटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट का फोकस भी है, आपने प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट स्पीच में बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने आईटी के हवाले से कहा कि आईटी के एक्सपोर्ट को हम बढ़ा, जो निगरान वजीर तिजारत थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अहम हिस्सा रहा है और उन्होंने आईटी के एक्सपोर्ट को हुकूमत तकरीबन बढ़ा के $10 अरब तक ले जाने का इनका प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर में। कुछ मराद भी दिए हैं, कुछ ज़्यादा टैक्स रिलीफ भी दिए हैं और मेरे ख्याल में आने वाले बजट में गवर्नमेंट फर्दर इसको रिलीफ देने। ठीक है शहरियार, आपने शुरू में कहा कि प्राइवेटाइजेशन, फिर बैंक सेक्टर्स बड़े प्रॉफिट में आ रहे हैं, मगर ये बात सबको वाजह है, आप भी बेहतर जानते हैं कि अब इस नई गवर्नमेंट ने IMF के पास जाना है। तो IMF की शराइत सख्त है और वो कहते हैं कि टैक्स लगाएं मगर अमीरों पर ज़्यादा लगाएं, अमीरों के पास जिनके पास पैसा है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उन पर लगाएं टैक्स, गरीबों पर टैक्स ना लगाएं। तो ये तमाम तरह सिचुएशन अभी जाकर, क्योंकि कड़ा वक्त तो है पाकिस्तान पर, हमारे रिजर्व बहुत कम रह गए हैं। फिर नई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि अगर हम पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत जाते जाते तमाम काम करके जा चुकी है। गैस की कीमतों में भी 67% का इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ी, तो आम आदमी तो मर रहा है, आम आवाम तो बिल्कुल बेचारी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही है। तो ये IMF के पास बैठना है नई हुकूमत ने, क्या इसका असर स्टॉक पर पड़ेगा और आप समझते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट है वो टैकल कर लेगी ईजिली? टारगेटेड बड़े सख्त है बट हो सकता है अचीव हो सकती है तमाम तरजीह। देखिए, पाकिस्तान के पास IMF के पास जाने के सिवा कोई और चारा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंडर इस वक्त पाकिस्तान में लैंडिंग करने को तैयार नहीं है। अगर अब इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनल हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। हमने काफ़ी ह्यूज पेमेंट्स करनी है, खासतौर पे अप्रैल में तकरीबन $1 अरब के करीब पेमेंट्स करनी है, फिर रोल ओवर्स करने हैं, चाइना को पेमेंट्स करनी है, फिर इसके साथ साथ हमारे जो रिजर्व हैं उन पर बहुत तेज़ी से दबाव आ रहा है, $8 अरब से फर्दर नीचे आ चुके हैं। तो इस हवाले से हमें सिर्फ और सिर्फ IMF की एक अम्ब्रेला है जिसके तहत ही हम अपने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी हमें इस वक्त कर्ज देने से कतरा रहे हैं। उनका यही कहना है कि आप पहले IMF के प्रोग्राम में जाइए, वंस आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और पाकिस्तान को रोल ओवर भी कर सकते हैं। तो IMF तो फर्स्ट कदम है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। IMF के साथ साथ हमने हमारी मईशत में इस्लाहत लेकर आना चाहिए। साथ साथ कौम को ये भी समझने की जरूरत है कि IMF का प्रोग्राम सिर्फ IMF का प्रोग्राम नहीं है, पाकिस्तान का प्रोग्राम है, पाकिस्तानी अवाम का प्रोग्राम है। इसको हमेशा एक विलन बना के पेश किया गया है। IMF ये नहीं कहता है कि आप बिजली महंगी करें या गैस महंगी करें या टैक्सेस में इजाफा करें, वो रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं। गवर्नमेंट को अपना टैक्स नेट ब्रॉड करना पड़ेगा, ताजिरों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ जो रिटेलर्स हैं वो टैक्स नहीं देते। सोसाइटी के बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें रियल एस्टेट के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि वो टैक्स पे करें, लेकिन वो कभी भी टैक्स नेट में नहीं है, एग्रीकल्चर साइड टैक्स नेट के अंदर नहीं है। इन सबको टैक्स नेट में अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 8,000 अरब से ज़ायद तो हमें सिर्फ सूद की अदायगियों में करने हैं, और ऐसे वक्त में जब अगला बजट पेश करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को काफ़ी सोच के इकदाम करने पड़ेंगे और गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। जब हम गैर मकबूल फैसले करेंगे, सब्सिडीज़ का खात्मा पड़ेंगे, तो जब ही जाके आवाम को आस्ता आस्ता रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है। माहिर बादशाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े फैक्ट एंड फिगर्स को लेकर चले कि किस तरह से स्टॉक अप हो रहा है, मार्केट में स्टेबिलिटी दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि नई गवर्नमेंट जब बनती है किसी भी मुल्क में तो मार्केट अप होती है। साथ ही साथ IMF का प्रोग्राम है, वो कह रहे थे कि कड़ा वक्त है, जाहिर सी बात है रिजर्व कम रह गए, थोड़े सी ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि IMF के पास जाए, और इस हुकूमत ने IMF के पास जाना है। अब साथ ही साथ ये तमाम तर मामलात अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह से दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है कि हमारे मुल्क में जो तमाम तर मामलात हैं उसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। नई गवर्नमेंट कोशिशें करे और करनी भी चाहिए। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नई हुकूमत तो बन रही है, ऑलमोस्ट बन चुकी है,
नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का अज़्म किया और साथ ही साथ 9 मार्च को प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब क्योंकि बन जाएंगे, नंबर्स उनके पास पूरे हैं, मगर सवाल ये होता है कि मुल्क की मईशत का क्या होगा। IMF के पास बैठना है और सख्त शराइत जो कि IMF हर बार मुतालबा कर रही है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं और टैक्सेस लगाएं, इससे असर क्या होता है। मगर आज जो हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि नई हुकूमत के बनने के बाद स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है, इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है और फॉरेनर्स जो है वो आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ की जानी चाहिए और किन किन सेक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है, हम इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहंदी, CEO आरिफा ग्रुप हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझते हैं नई हुकूमत का इम्पैक्ट मार्केट में देख रहे हैं और कितना ये इम्पैक्ट रहेगा? क्या मार्केट अप होगी या मुस्तहकम ही रहेगी? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें पोस्ट इलेक्शन मार्केट में तकरीबन 4000 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो मार्केट तेज़ हुई है, अगेंस्ट 65,000 का लेवल जो है वो होल्ड किया है। और आई थिंक इसका रीज़न यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अब मार्केट के अंदर जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे पहले चूँकि इलेक्शन से पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, IMF का क्या रद्द अमल होगा और किस तरह से जो है ये कोलिशन जो है फॉर्म होगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया। 67,000 के लेवल से मार्केट 59,000 के लेवल पर आई। अब मार्केट आप देखें तो इम्प्रूव होकर 65,000 लेवल को क्रॉस कर गई है और उसकी मेजर जो वजह है वो ये है कि MCI ने रिसेंटली पाकिस्तान की 22 कंपनीज को ऐड किया अपनी फ्रंटियर मार्केट और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। तो ये एक रीज़न बना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है फरवरी के माह के अंदर $20 मिलियन से ज़्यादा जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर फ्लो इन भी है। तो इंडिकेशन यही है कि आने वाले वक्तों में ये कैरी ओवर होगा और जाहिर है जिस तरह से फरवरी के मंथ में आई, इसी तरीके से हमें मार्च अप्रैल आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है यही लेवल्स जो है वो आते हुए नजर आएंगे। साथ में हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो 23% पर आ गया माह फरवरी का। तो ये आई थिंक कि जो 28% का लेवल था जो इससे पहले हमने जनवरी में देखा था, उससे बरस जो है इन्फ्लेशन के अंदर 5% तक कमी देखी गई है। तो आई थिंक ये डेटा भी जो है वो इम्प्रूव हुआ। ये एक मेजर रीज़न रहा कि लास्ट वर्किंग डे पर जो है प्राइम मिनिस्टर की भी सॉन उनकी जो है, यानी कि उनने अपनी जो है पोजीशन को, इलेक्शन को जो है वो सक्सेसफुल किया। तो जिसके बाद जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो मार्केट के अंदर मजीद जो है वो आसार यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है और ज़्यादा फ्लो इन होगी और लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होगा। एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि मार्केट अप हुई है और मजीद अप होगी और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस ये एक अच्छा साइन है, गवर्नमेंट बनी है, एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। मगर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर फॉरेनर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी लोकल मार्केट में भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रही है? देखिए, मेनली जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो इस वक्त बैंकिंग और एनर्जी स्टॉक्स के अंदर देखा जा रहा है और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट का इससे पहले जो है तरजीहात में से शामिल था कि सर्कुलर डेट क्राइसिस को जो है ख़त्म करें, जो एक्सीड कर रहा है तकरीबन जो है 4.5 ट्रिलियन को गैस का और ऑयल सेक्टर का जो देखा जा रहा है। तो आई थिंक कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इसी तरह से थी कि वो कॉर्पोरेट्स ने डिविडेंड्स देने थे और आई थिंक कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टॉक के अंदर गुंजाइश है कि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन भी देखा जाए। इसके अलावा दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो है इंटरेस्ट इन्वेस्टर का इसलिए है कि उसके अंदर जो है हमने देखा 200% से ज़्यादा एक साल के अंदर जो है वो प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी स्टॉक्स जो है वो फेवरेट है फॉरेन इन्वेस्टर के, जहाँ पर मेनली इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो एक बाइस बन रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी से जो है इंडेक्स रिकवर हो रहा है। ठीक है, मगर हम देख रहे होते हैं कि जो गवर्नमेंट बन जाती है फिर उसके बाद उनका टारगेट होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो रिज़र्व हैं वो बहुत कम रह गए हैं, हमें IMF के पास जाना है। आप समझते हैं कि IMF के पास जाने के लिए जो नई गवर्नमेंट है वो तैयार है और जो अभी जाकर जो उनकी काबीना बनेगी, जो वज़ीर ख़जाना बनेंगे और जो दीगर मिनिस्टर्स बनेंगे, तो आप समझते हैं कि कौन सा बेहतर ऑप्शन होना चाहिए जो मुल्क की मईशत को लेके चले और वज़ीर ख़जाना उनको बनना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, आई थिंक केयरटेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है डिसिसिवली जो है वो जो सेकंड रिव्यू था IMF का उसको क्रॉस किया और हमने देखा कि इसके बाद IMF ने जो है नेक्स्ट ट्रांच की रिलीज़ जो है वो कर दिया। अब आगे जाकर जो है अगली ट्रांच तकरीबन $1.2 बिलियन की एक्सपेक्टेड है और आई थिंक कि उसका मेजर जो उसका जो बेसिस होगा वो अच्छा रिव्यू होगा। तो आई थिंक कि जिसकी भी सिलेक्शन होनी चाहिए उसका IMF के साथ जो है ताल्लुक काफ़ी मुस्बत होना चाहिए और IMF की जो शराइत है उनको वो हेल्पफुली जो है उसको मान लें, ताकि ये कि हमें जो इस वक्त इकनॉमिक इशूज़ हैं डॉलर्स के
और फिर इसके अलावा रुपी इंस्टेबिलिटी के वो इशू रिजॉल्व करेगा, वो IMF की रिसीट से होगा, मल्टीलेटरल एजेंसीज जो हैं उनके सपोर्ट से होगा। तो आई थिंक कि आगे ऑन गोइंग जो है वो हमें जो बेहतर ताल्लुकात IMF के साथ या पाक US रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पाक रुपी पर और फिर इकनॉमिक ग्रोथ पर। तो इसके हिसाब से जो है वो देखा ये जाता है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो उसने काफ़ी सक्सेसफुली डील किया IMF को, और आगे भी जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी नॉमिनेशन होती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ वो ऐसी हों जो IMF से अच्छे तरीके से डील कर सके, उनकी शराइत को जो है वो मान लें ताकि वो हमें जो है मज़ीद फंडिंग करे नए प्रोग्राम के लिए। तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टोटल जो है $8 बिलियन से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो IMF से जो है लोन की मद में लेगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज की भी मद है, और इसके अलावा जो जनरली जो है उनकी जो फंडिंग होती है JDR की अलॉटमेंट होती है तो वो उस कोटा को भी जो है वो पाकिस्तान ऑप्ट करेगा। मगर एहसन साहब आप कह रहे हैं कि हमें IMF की तमाम तरह शराइत को मान लेनी चाहिए, मगर वो शराइत बड़े सख्त नज़र आते हैं। टैक्स बढ़ाने का मुतालबा है और कई सेक्टर्स पे प्राइवेटाइजेशन भी, जिसमें PI और दीगर शामिल हैं, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट मान भी चुकी है। तो आप समझते हैं कि इन तमाम तर शराइत को मानने के बाद अगर गवर्नमेंट मानती है, नहीं गवर्नमेंट मानती है, वज़ीर ख़जाना साहब इसको किस तरह लेके चलते हैं और कौन होगा ये तो पहले वो देखना है, तो क्या मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गरीब मज़ीद गरीब होगा, मुल्क पर क्या असरात हो सकते हैं आप समझते हैं? देखिए आई थिंक कि वो हमारा लेंडर है जो IMF इज़ एक्चुअली द बेसिस के जहाँ पर हमारा SAFC की जो कमिटमेंट्स हैं वो जो इस तरह से कतर, सऊदी अरेबिया और UAE से जो हमें कमिटमेंट्स मिली हैं तकरीबन $9 बिलियन की, उसके पीछे जो है वो IMF की जो है वो कमिटमेंट्स हैं जो कि उनकी तरफ से भी हैं, और फिर SIFC की मद के अंदर जो एफर्ट्स की जा रही हैं आई थिंक कि उसका सक्सेसफुल होना जो है IMF से रिलेटेड है। तो IMF की कंडीशंस जो है मानना वो कि हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर बिल्कुल ठीक बात है कि उसके अंदर टैक्सेशन का बढ़ाव है जिससे पावर्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, कॉमन मैन के टैक्सेशन की बढ़ने की बात, यानी कि सैलरी टैक्सेशन की बात भी जो है वो की जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ये कॉमन मैन को इम्पैक्ट करेगा, पावर्टी लेवल्स जो है उसके अंदर बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे इस पे कमी आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब हम हायर साइड पर रखते हैं ऐसी सिचुएशन में जो बिजनेसेस हैं वो ऑपरेट करना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस पाकिस्तान इकॉनमी के लिए ये हैं कि लेंडर की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट है, हार्श कंडीशंस हैं जो कि ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स पर जो है वो टैक्सेशन को बढ़ाती हैं। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल की जिन आइटम्स पर कंजम्पशन है, फॉर एग्जांपल ऑयल या मेडिसिन, उन पे टैक्सेशन की मद जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पाकिस्तान की बढ़ती है। तो एहसन साहब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर जो कि अब नई गवर्नमेंट बन रही है और उसके तमाम तर टीमों को, और यही कहा गया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगी, आपको क्या लगता है इस मुल्क में किन किन सेक्टर्स पर काम करने चाहिए ताकि उसके टैक्स कलेक्ट हो और उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो? देखिए आई थिंक कि सेक्टर्स तो जो हैं वो स्पेशली देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। बाकी बेहतर बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने टैक्स नहीं किया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं उस सेक्टर के अंदर। और आई थिंक कि पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरियन कंट्री जो है एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पर ग्रोथ नंबर जो हैं बढ़ें ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। दूसरा ये कि IT इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मराते दी जा रही हैं, और फिर नई फ्रेश इंडस्ट्री को भी जो है टैक्सेशन की छूट दी जा रही है। तो आई थिंक कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कि IT सेक्टर को लेकर जो है वो इन्वेस्टर जो हैं वो एक्सपेक्ट करें कि अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो हैं बढ़ जाएंगे। रेमिटेंसेस ऑलरेडी $30 बिलियन को एक्सीड करती हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है, और आई थिंक कि उसके अंदर जो है वो श्रिंक होने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस भी हमने जनवरी के माह के अंदर देखा, बट फरवरी में हमने देखा कि वो बेसिकली दिसंबर के अंदर हमने सरप्लस देखा, और फिर जनवरी के अंदर जो है $300 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट आ गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़े, और आई थिंक कि जो एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ेंगे तो वो कॉमन मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होगा कि पाक रुपी जो है वो स्टेबल रहेगा और उससे इन्फ्लेशन भी जो है वो स्टेबल रहेगी। आपने पाकिस्तानी रुपये की बात की, तो क्या इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो केयर टेकर हुकूमत गई है उसने डॉलर की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी रखी और उसकी स्टेबिलिटी हमने देखी, तो क्या इस गवर्नमेंट में वो अंसर है कि ये
डॉलर ना अप हो, क्योंकि पीडीएम की जब हुकूमत बनी तो आपने देखा कि डॉलर बहुत अप गया, तो आप समझते हैं कि डॉलर को मुस्तहकम रखने की बहुत ज़रूरत है और उसको कम करने की ज़रूरत है? देखिए बिल्कुल, डॉलर की स्टेबिलिटी अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और रुपये की वैल्यू गिर जाती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाती है। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर डॉलर की वैल्यू जो है उसमें इजाफा देखा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रुपी डॉलर पैरिटी को जो है वो हम स्टेबल रखें, एक लेवल पर रखें, और हमने बिल्कुल देखा केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है समहाउ जो है वो अपने डॉलर को जो है उसको स्टेबल रखा। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमें ये नज़र आता है कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में है तो रुपी स्टेबिलिटी बहरहाल जो है वो देखी जाएगी, और पिछले 3 माह का रिकॉर्ड यही है कि रुपी स्टेबल रहा अगेंस्ट डॉलर। एट द सेम टाइम हमने करंट अकाउंट सरप्लस देखा माह दिसंबर के अंदर, बट हमने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट देखा माह जनवरी के अंदर। तो वी हैव टू मेंटेन अ लेवल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, जिसको हम कहते हैं कि वो सरप्लस की तरफ जाए, ताकि हम जो है वो ज़्यादा नहीं, हमें कोई प्रेशर है अगेंस्ट रुपी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नई गवर्नमेंट के लिए कि वो करंट अकाउंट सरप्लस को जो है, जो कि हमने दिसंबर में देखा, उसको कंटिन्यू करे फरवरी मार्च ऑनवर्ड, ताकि रुपी की स्टेबिलिटी जो है उसको जो है इंश्योर कराया जा सके। बहुत शुक्रिया एहसन वहीदी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि मार्केट बहुत अच्छी है और उम्मीद यही है कि ये आप जाएगी, मगर साथ ही साथ नई गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें IMF के पास जाना है, रुपए की मुस्तहकम जो है उसको लेकर चलना है, और तमाम तर सेक्टर्स पर काम करने हैं, टैक्स बढ़ाना है। अगर कहते हैं कि अगर IMF की तमाम तर शराइत मान लें तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, मगर साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मगर उसको बेयर करना है एनी हाउ, क्योंकि हमारे मुल्क में रिजर्व नहीं है कि मुल्क चलाया जा सके। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप जिस तरह से देख रहे हैं, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी आ रही है सियासी इस्तेहकाम के बाद, क्योंकि नई गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बन चुकी है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में, जो कि असम्बली में उन्होंने की, और कहा कि इस मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत काम करना है, और हम इसका असर भी देख रहे हैं स्टॉक में। साथ ही साथ IMF के पास जाना है, IMF की शराइत बहुत सख्त हैं, टैक्सेस बढ़ाने का मुतालबा किया गया है, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किन किन सेक्टर्स में तेज़ी आ रही है और किन किन सेक्टर्स पर काम किया जा रहा है, उस पर बात कर रहे हैं, और मजमूई तौर पर मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। अहमद चुनॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद चुनॉय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टॉक में हम देख रहे हैं तेज़ी आ रही है, और ये तेज़ी अच्छी है मुल्क के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये तेज़ी कब तक बरकरार रहेगी, और किन किन सेक्टर्स पर हम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम बात करते हुए आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि फाउंडर्स बहुत वो ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले 2-3 सालों से बहुत तंज़ली का शिकार था, और उसकी शेयर्स की जो है प्राइसेस नीचे आ रही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं था। हमारा PE रेशो जो है वो 3-4 पे ओवर रन कर रहा था, जो नॉर्मली दुनिया में 11-12 होता है, और अब हम 4 के ऊपर आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों जब इस बात पे यकीन दहानी हो गई कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, पाकिस्तान में जो है वो डॉलर बेकाबू जो था वो अपनी जगह पे दोबारा आना शुरू हो गया, साथ साथ इन जनरल हमने सब्सिडीज़ को ख़त्म करके मुल्क की मईशत को जो है वो सही दाने पे खड़ा कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल की थी कि जिससे जो है वो सरमायाकारों का इंटरेस्ट बढ़ा। आपने देखा कि बड़ी तादाद में फ़ॉरेन बाइंग जो है वो आई हुई है, बिलखुसूस ऑयल सेक्टर में भी है, इसके बाद हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में भी है, केमिकल सेक्टर में भी है, और भी फूड सेक्टर में भी जो है वो हमारी अच्छी, मैं समझता हूँ कि रैलीज़ बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही खतूत पे केयरटेकर गवर्नमेंट में चली है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं पॉलिसीज़ को अगर जारी रखा जाएगा तो हम बेहतर पाकिस्तान का एक माशी तरक्की का सफ़र देख सकते हैं। ठीक है अहमद चुनॉय साहब, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि आप समझते हैं कि अब इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि कुछ सेक्टर जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, जिस पर काम हो रहा है, मगर आप क्या समझते हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पर आप कह रहे हैं
7.11 पर है और हम 4 पर अब पहुँचे, तो उस तरफ जाने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप समझते हैं काम करने की देखिए, ज़रूरत है? ओवरऑल सारे सेक्टर्स हो गए, चाहे वो टेक्सटाइल हो गया, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, चाहे आईटी सेक्टर हो गए, चाहे और दूसरे फ्यूल एंड पावर सेक्टर्स हो गए, ये सारे सेक्टर्स में जो है वो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम बेहतर माशी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, अब भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक्टिविटी सब में है, लेकिन अच्छा प्राइस इंक्रीज जो है वो इन कंपनीज में आ जाएगा। बेहतर माशी पॉलिसीज़, बेहतर मराद जो हैं, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें मिला के एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है, मुझे उम्मीद पूरी है कि ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं जिसमें IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो शुरू में आपने बात की कि जी सख्त पॉलिसीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सारी पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होकर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जहाँ IMF की सख्त पॉलिसीज़ की बात आती है, वहाँ मैं ये बरमला कहता हूँ कि देखें, IMF जो है वो लेंडर एजेंसी है, और लेंडर एजेंसी जो है वो ये इंश्योर करेगी कि हमारी मुल्क की जो माशी पॉलिसी है वो इस काबिल भी है कि हम उनका ये लोन रिपे कर सकें, उनकी ये इंटरेस्ट पेमेंट रिपे कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं किसी भी डोनर या क्लोनर अपना लोन गिविंग एजेंसी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि IMF जो कुछ कर रही है वो पाकिस्तान के मफाद में है। वो इस तरह है कि जी वो ये चाहते हैं कि उनका मफाद पहले रहे कि जी हम इतने पैसे या इतना रेवेन्यू जनरेट ज़रूर कर सकें कि उनके लोन्स जो हैं वो वापस कर सकें। आप कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना जो भी हो उनको पॉलिसीज़ जो है उसको बरकरार, मगर जो टेकर हमारी हुकूमत थी, उनकी पॉलिसीज़ में हमने देखा, उनके टेन्योर में देखा कि डॉलर कम भी हुआ और रुपया थोड़ा मुस्तहकम हुआ और स्मगलिंग भी बंद की गई डॉलर की। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन का भी रेट जो है वो गिरा है, ना कि अप हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आप समझते हैं कि नई गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर छोटी जमातों के साथ मिलकर बनी है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो डिलीवर कर पाएंगे जो पाकिस्तानी अवाम और स्पेशली बिजनेसमैन और एक्सपेक्ट करती है कि इस तरफ हमारे जो मईशत है उस तरफ लेके जाएँ जहाँ पर महंगाई कम हो, IMF को भी बनाना हो, हर चीज़ करनी हो? देखिए, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब हमेशा एक डूअर की हैसियत से रहे हैं, बड़े मेहनती एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर हैं, और उन्होंने लाहौर में भी चीफ मिनिस्टर इस बात को प्रूव किया है। और आगे जाके भी मैं समझता हूँ कि जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ें जो हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं, जिसकी एक बेस बनी है, जिसकी बिना पे केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चली है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस दौर में हुई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जी अगर हमने सब्सिडीज़ रिमूव करने की बात की, हमने IMF की कंडीशनैलिटीज़ को मीट करने की बात की, हमने उन सेक्टर्स पर टैक्स लगाने की बात की कि जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और जहाँ टैक्स की चोरी होती है वहाँ पर स्ट्रिक्निंग मेजर्स। इसके बाद दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं जिसका मैं हमेशा वो करता हूँ कि करेंसी स्मगलिंग को बंद करने की ज़रूरत, और पाकिस्तान में जो माल स्मगल हो रहा है उसको बंद करने की ज़रूरत। तो ये दोनों काम जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसकी बुनियाद रख दी है। 100% स्मगलिंग बंद हो जाए, करेंसी स्मगलिंग बंद हो जाए, तो एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है, हमारी करेंसी की जो है वो सतह जो है वो बढ़ सकती है। और हम आज अगर 280 के रेंज में हैं तो शायद हम 240 पे भी जा सकते हैं। फिर स्मगलिंग ना हो तो पाकिस्तान को एक रेवेन्यू जनरेट भी होगा, जो सही चैनल से माल आएगा, उसमें ड्यूटीज़ मिलेंगी, टैक्सेस मिलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें नज़र में रखने हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो मुल्क की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए आएगी। बहुत सारे क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर हैं कि जी इलेक्शन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर दौर में होता हुआ आया है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट आ गई है उसको हम मुस्तहकम करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, और बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से हम अच्छे मशवरे वहाँ दें, ताकि देखिए बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे रह के तो बहुत अच्छी तरह चल सकते हैं, जहाँ कारोबार भी बेहतर होगा, गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा और मुल्क की माशी तरक्की भी होगी। तो ये तमाम अवामिल ज़रूरी हैं जिसकी बुनियाद पर
हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है अमजद साहब, आप कह रहे हैं कि और जो कि मुतालबा है IMF का कि टैक्सेस बढ़ाएं, तनख्वाहदार तबका या गैर तनख्वाहदार तबका हो, मगर एक IMF की ये भी शर्त है कि भाई जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो अमीर तबका है जो रेवेन्यू कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, उनके ऊपर टैक्सेस का इजाफा होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये जो कम पैसे जो 50 अंडर 50,000 जिनकी सैलरीज़ है उनकी टैक्स में कमी हो और जो ज़्यादा कमा रहे हैं उसमें ज़्यादा इजाफा हो, तो क्या ये हम टैक्स अगर कलेक्शन होती है तो क्या हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि हमें आइंदा IMF के, क्योंकि IMF के पास तो जाना है, मगर क्या वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं कि जहां पर हम अपने मुल्क के रिजर्व खुद जनरेट कर सकें? तो मैं ये कह रहा था कि जी IMF का हमेशा ये है कि जो टैक्स दे सकता है, जिस पे प्रॉपर टैक्सेशन जो है वो नहीं है, उन पर प्रॉपर टैक्सेशन लगाएं और हम उसको स्कॉट फ्री ना छोड़ें। हम ये ना करें कि जो टैक्स दे रहा है उसी को ज़्यादा जो है वो बोझ डालें, तो फिर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि टैक्स के नए वेन्यूज़ पैदा करें। वो लोग जो रिटेल सेक्टर पे लाखों करोड़ों और अरबों कमाते हैं और बिल्कुल टैक्स नहीं देते या नेग्लिजिबल टैक्स देते हैं, उनकी सही असेसमेंट होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल्स पे बहुत सारी जगहों पर टैक्स लगा दिया है हमारे FBR ने, वहाँ पे वो टैक्स रिकवरी कर रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा POS को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि सही मानों में जो है वो टैक्सेशन हो जाए और रिटेल स्टेज पे जो टैक्स ना आने की शिकायत है वो टैक्स बनना शुरू हो जाए। जी ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी आ रही है वो सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी है, अब बहुत सारे शराइत हैं जो कि IMF के मानने हैं, टैक्स भी शामिल है उसमें और टैक्स को बढ़ाने का मुतालबा भी है। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की, और जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो है सियासी इस्तेहकाम के आने के बाद हो रही है, मगर साथ ही साथ बहुत कड़ा वक्त भी है क्योंकि नई गवर्नमेंट के साथ जो डील हो गया IMF की आइंदा वो बड़ी सख्ती के साथ होगी। IMF बार बार ये मुतालबा करता है कि टैक्स बढ़ाएं, इस सेक्टर में बढ़ाएं, उस सेक्टर में बढ़ाएं, मगर मजमूई सूरत हाल जो है वो मुल्क की वो क्या होने जा रही है। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद चुनाई साहब, आप कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाएं, मगर टैक्स की सलाहत ज़रूरी है कि उन सेक्टर्स पे भी लगाए जाएं जहाँ पर, जैसे आपने कहा, रिटेलर नहीं दे रहे होते, मगर वो ज़रूरी है, कलेक्शन बहुत ज़रूरी है टैक्सेस की, जो कि IMF की एक बड़ी शर्त है। मगर जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से आप समझते हैं कि होनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना की आपने ब्रेक से पहले बात की कि वज़ीर ख़ज़ाना एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको तमाम तर मामलात आते हों, मगर आपकी नज़र में क्या ऑप्शन है कि कौन होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि गवर्नमेंट में बैठ गई हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं इस बात से शुरू करूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी ये है कि वो ऐसे शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएँ कि जिसको एक एक्सपीरियंस भी हो, मामलात पर अबूर भी हासिल हो, फिर उस पर ये कैपेसिटी भी हो कि वो IMF से नेगोशिएशन करे, बेहतर पाकिस्तान के लिए नेगोशिएट करके पैकेज लेकर आए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं ये समझता हूँ कि उस फाइनेंस मिनिस्टर में फ्लेक्सिबिलिटी का अंसर भी अपनी जगह पे होना चाहिए कि हम लोकल हालात को देखते हुए बात करें। आज 9 ट्रिलियन से ज़ायद का टैक्स हम डायरेक्टली जमा कर रहे हैं, हम 3 ट्रिलियन का इनडायरेक्टली भी जमा कर लेते हैं, तो ये 12 ट्रिलियन के करीब हम चले जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है। अब इसमें जो सेक्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया है, या सैलरीड क्लास को मैं समझता हूँ कि आज भी कि बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर लगा है। लास्ट बजट में भी जो है वो उस पर जो चेंजेस हुई कि अगर उसकी 25,000 तनख्वाह बढ़ी है तो शायद 20,000 रुपये टैक्स बढ़ गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हम एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जो इन तमाम चीज़ों को जानता हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो उसका पुराना एक्सपीरियंस भी हो, मैं सब चीज़ों की बात करता हूँ, तो उसमें जो है इस तरह के लोगों को लाना जो है वो इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसाक डार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। 16 महीने की गवर्नमेंट में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फुटेज दे दी है। वो भी मैं समझता हूँ एक अच्छे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं। तो हम ये समझते हैं कि उस शख्स को जिसको इस मुल्क का दर्द हो, जिसको गरीबों का भी दर्द हो, जिसको ये भी हो कि जी मुल्क में अब ये सब्सिडीज़ नहीं चलेंगी, मुल्क में जो लोगों ने बेतहाशा अर्निंग्स की हैं,
उन अर्निंग्स में कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन उन अर्निंग्स में उन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसका ड्यू शेयर टैक्सेस का दिया है या नहीं, ये भी तयन करना ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान में अगर आप ये कहते हैं कि कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट्स नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि लिस्टेड कंपनीज के आप प्रॉफिट्स देखें, 10 अरब कमाता था वो 100 अरब कमा रहा है, 2 अरब कमाता था वो 20 अरब कमा रहा है। तो ये फिगर जो है वो इस बात की गमबाजी करते हैं कि डिस्पाइट ऑल दी हिंड्रेंसेस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट मौजूद है, और जब भी जो है फॉरेनर्स की डिमांड जो है वो उन शेयर्स की है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग की है, टेक्नोलॉजी की भी है, फिर और दूसरे सेक्टर्स हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ब्लू चिप्स हैं, जो हॉट चिप्स हैं। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आएँ, 10 दफ़ा इन्वेस्ट करें, लेकिन उन कंपनीज पे लाजिम है कि अपना ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान को ज़रूर पे करें। ठीक है, अहमद जुनैद साहब, आपने कहा कि जो भी हो पाकिस्तान का दर्द रखता हो, गरीबों का दर्द रखता हो, मगर IMF के पास तो जाना ही और शराइत भी मानने। आप नहीं समझते कि अगर शराइत जिस तरह से केयर टेकर हुकूमत गई, 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की टैरिफ में इजाफा हुआ, ये इजाफा आम इंसान पर, गरीब आवाम पर बहुत बोझ है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसी की बनाने की अशद ज़रूरत है कि गरीब को सब्सिडी भी मिल जाए और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है तेज़ी से, उस पर भी काबू पाया जा सके? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मुतवसत तबका है, बिलखुसूस जो सैलरीड क्लास वाला है मुतवसत तबके में, उसने बहुत बुरी तरह मार खाई है। बिजली का बिल जो है वो शायद 5,000 से बढ़ के 50,000 पे चला गया। गैस का बिल जो है वो 400 से बढ़ के 15-16 हज़ार पे चला गया। इसी तरह फूड आइटम्स में भी जो है वो बहुत बड़ी इन्फ्लेशन आई है। जनवरी के नंबर्स देखें तो हम शायद 28% पे आज भी खड़े हुए हैं। तो ये नंबर जो हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि जी हमें कुछ करने की ज़रूरत है हमारे उस तबके के लिए जो गैर मुतवसत तबका भी है और जो बिल्कुल वर्किंग लेबर क्लास है। देखें, हम अगर फिर बिजली में सब्सिडी की बात करेंगे, गैस में सब्सिडी की बात करेंगे, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी की बात करेंगे और दूसरी जगहों पे सब्सिडी की बात करेंगे, तो फिर जो है वो मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। मेरा ख्याल है अब हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात करनी चाहिए कि हमें मुतवसत तबके को किस तरह टारगेट करके सब्सिडी देनी है, हमें किस तरह जो है वो जो लेबर क्लास है उसको सब्सिडी देनी है। तो ये सारी सब्सिडीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है कैश की सूरत में या दूसरे इंसेंटिव की सूरत में दी जा सकती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो सबको दे दी जाए। देखिए, एक लेक्सस में जाने वाला जो है वो भी फ्यूल पे इतना ही टैक्स दे रहा है जितना एक मोटर बाइक पे बिल्कुल ऐसा ही है। दे रहा है। तो ये सब्सिडी जो है वो लेक्सस के वाले का हक नहीं है, ये सब्सिडी निचले तबके का हक है। तो ये मैकेनिज़्म बिल्टअप करना पड़ेगा जिसमें एक श्योर शॉट ये बात हो जाएगी कि हम जो है वो टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं और साथ साथ मुल्क को इसका ड्यू रेवेन्यू भी मिल रहा है। ठीक है अहमद जुनैद साहब, बस एक आखिर में ये बता दीजिए कि IMF की एक शर्त ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन, तो आप समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ही हमारे मुल्क में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जा सकती हैं। हमारी जो SOEs हैं वो 1800 अरब का सालाना लॉस कर रही हैं। 1200-1300 अरब तो डॉक्यूमेंटेड है। मैं कहता हूँ 1800 अरब तक हमारे लॉसेज हैं। इन 1800 अरब के लॉसेज को अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये SOEs सारे जो है वो प्राइवेटाइज़ कर देने चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर उसको टेकअप करे, उसको चलाए। अगर नुकसान भी चलाता है तो उसका हेडेक है, लेकिन ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट के SOEs जो हैं वो नुकसान करते जाएं और ये पाकिस्तान के बजट पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता रहे। अब ये बोझ ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करें। गवर्नमेंट हैज़ गॉट नो टू डू बिज़नेस। बिज़नेस जो है वो कारोबारी लोगों का काम है। गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को बेहतर तरीके से, माशी तरीके से चलाए और उसमें पॉलिसीज़ लाए और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद जुनैद साहब जो कि फरमा रहे थे कि अब इस तरह से आपको पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ताकि गरीब का भी भला हो सके। और अगर बात की जाए कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम है बिजनेसमैन का, तो उन्हीं के हाथ में दिया जाए। साथ ही साथ अगला वज़ीर ख़जाना कौन होगा उसके लिए बातचीत जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नामों पर गौर भी किया जा रहा है, मगर देखना ये है
हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में माशी इस्तेहकाम कब आएगी पाकिस्तान में, और साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हो रही है और ये तेज़ी हम भी चाहते हैं कि इसी तरह बरकरार रहे ताकि मुल्क के लिए अच्छा हो और आने वाले वक्त में मुल्क अपने सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम की तरफ भी गामज़न हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।